आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। ऑलराइट एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। प्लीज कंफर्म करें कि मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है। हाँ जी, यस, सब बढ़िया है। हाँ जी, ठीक है। सो एक सबसे जरूरी सूचना मैं आप सभी को देता हूं सबसे पहले कि कल की जो क्लास है वो 6 बजे शाम को नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक मीटिंग के लिए जाना है कहीं। सो मैं 6 बजे फ्री नहीं हूँ, पर क्लास में लेना चाहता हूँ, इसलिए आपकी क्लास दिन में 1 बजे हो रही है, 1 PM। ठीक है, तो 1 PM से 2:30 PM ये कल के लिए मैनेज कर लो, क्योंकि या तो मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा और या मैं इसी टाइम ले पाऊंगा, तो बेहतर है कि मैं इसी टाइम पे ले लूँ। ठीक है, क्योंकि इवनिंग में मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो 1 PM टू 2:30 PM कल आपको आना है, ये बात सभी लोग ध्यान रखें। बाकी फिर हम थर्सडे को और फ्राइडे को जो क्लास करेंगे वो 6 PM पर ही करेंगे। ठीक है, नहीं देखिए, मैं अगेन क्या बोल रहा हूँ, कोई और क्लास होती है ये आप मुझे मत बताइए। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, इसका ये सोल्यूशन नहीं है कि मैं ये क्लास ना लूँ। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? जब मैं कोई और टाइम लूंगा तो किसी ना किसी से तो क्लैश होगा ही यार, बट ये मामला एक दिन का है, तो इट्स नॉट एन इशू कि मैं क्लास ना लूं। मेरे को लेने दो, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। जो लोग फ्री हैं वो आ जाएं क्लास में, बस ये मतलब है मेरा। ठीक है, चलिए लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर। कितना कर लिया था हमने? 120 तक कर लिया था, तो 121 से जरा शुरुआत कर लेते हैं। टारगेट बहुत क्लियर है, पहले 20 सवाल करेंगे, फिर आपके जो डाउट्स वगैरह होंगे किसी और टॉपिक के वो मैं लूंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट एंड क्विकली फिनिश दीस 20 क्वेश्चन फर्स्ट। तो 121वां सवाल आपके सामने है, और ये सवाल कह रहा है कि एक फिगर मुझे दी हुई है जिसमें ए बी आपका ए सी के बराबर है, जो कि 16 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा 22 सेंटीमीटर है, बी डी हमारा 14 सेंटीमीटर है, और अगर बी सी हमारा 22 है, बी डी हमारा 14 हो गया, तो ये नेचुरली 8 हो गया। आपको ए डी की लंबाई बतानी है। क्या ये 16 और 16 होने से ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया? क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया? यस और नो? यस। तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गए तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इस केस में मैंने आपको कोई स्पेशल तरीका बता रखा है? यस। जब भी आपको समद्विबाहु त्रिभुज मिले या एक ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर मिले, उस केस में स्पेशल फॉर्मूला ये हो जाता है कि ये जो एडी स्क्वायर हो जाता है, इस एडी स्क्वायर की वैल्यू अगर समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है तो भी यही लिखना होता है आपको ए बी इंटू ए सी, बट चूंकि यहाँ ए बी और ए सी बराबर है, मैं इसको ए बी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो आई कैन से सिंपली दिस इज ए बी स्क्वायर माइनस बी डी इंटू डी सी। ठीक है, तो जो आपका स्टीवर्ट थ्योरम होता है वो दो केसेस में समराइज हो जाता है। एक आपको दिखाया मैंने कि किसी भी नॉर्मल ट्राइंगल में अगर ये एंगल बाइसेक्टर लाइन हो तो इसकी लंबाई लिखने के लिए हम क्या करते हैं? हम सिंपली लिखते हैं वही दिस भुजा इंटू दिस भुजा माइनस बी डी इंटू डी सी। सिमिलरली अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज बन जाए तो वहां पर क्या होता है? एडी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो इन दोनों का प्रोडक्ट वो क्या होगा? आप ए बी स्क्वायर लिख लो माइनस बी डी इंटू डी सी के बराबर होती है। तो आप कहोगे यहाँ पर एडी स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये एडी स्क्वायर की वैल्यू बनेगी ए बी स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर माइनस बी डी इंटू डी सी आपका 14 इंटू 8 बन गया, 16 16 आपका 256 हो गया, 14 8 112 हो गया, ये अंतर आपका 144 निकल के आ जाएगा। एडी स्क्वायर की वैल्यू अगर 144 होगी तो एडी की वैल्यू आपकी 12 होगी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो आप तुरंत इसको कर पाएंगे। अगर ये फॉर्मूला ध्यान नहीं होगा तो आप झेल जाएंगे। तो स्टीवर्ट थ्योरम के दो केसेस हैं, राइट, दो केसेस हैं। निशांत जी क्लास के अंत में प्लीज कोई भी जो सवाल है जो अभी इससे लिंक्ड नहीं है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज क्लास के अंत में पूछिएगा, सो दैट मेरा फ्लो खराब ना हो। हाँ जी, समझ में एक बात की नहीं? यस। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। दो केसेस फिर से ध्यान रखिएगा, मैं दोनों केसेस को एक बार समराइज कर देता हूं आपके सामने। कि पहला केस मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी त्रिभुज आपको ऐसा दिया जाए, जो त्रिभुज आपका, फटाक से मैं उस चीज को समराइज कर देता हूं, कि अगर एक त्रिभुज मैं ऐसा दे दूं जिसमें ये लाइन आपकी एंगल बाइसेक्टर हो जाए, याद है आपको? अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर हो जाए, जहां पर ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है? अगर ये ABCD हो, तो मैं लिखता हूं कि मेरा जो AD स्क्वायर होता है वो AB इंटू ए सी माइनस BD इंटू डी सी के बराबर होता है, राइट? होता है कि नहीं होता है? दूसरा यही रिलेशन अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं कि मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों हमारे इक्वल हैं, यानी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये ABC बनेगा। अब यहां पर ये लाइन कुछ भी हो, इस लाइन का एंगल बाइसेक्टर होना जरूरी नहीं है, कोई भी लाइन हो। तो यहाँ पर जो आपका AD स्क्वायर होता है ये भी AB इंटू ए सी होता है, बट चूंकि AB AC के बराबर होता है, मैं इसको AB स्क्वायर माइनस BD इंटू डी सी लिख सकता हूँ। तो जो स्टीवर्ट थ्योरम होता है उसी के ये स्पेशल केसेस हैं जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखने हैं, ताकि आपको एग्जाम में
तुरंत उत्तर मिले, आपको समय ज्यादा जाया ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ भी ये ए बी इंटू ए सी ही है, लेकिन ए बी और ए सी बराबर होने से इसको मैंने ए बी स्क्वायर उठा के लिख दिया। तो ये नियम आप दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 122 पे आते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी दिया है जिसमें ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर दिया है, एसी हमारा 8 सेंटीमीटर दिया है, एंगल बी ए सी मुझे क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। मुझे एबीसी ट्राइंगल का पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना है। आपको पता है परिमाप निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे दो भुजाएं चाहिए। ठीक है, दो भुजाएं दी है, तीसरी चाहिए। तीसरी भुजा निकालने के लिए एक एंगल दिया है, तो कुछ कोसाइन रूल वगैरह लगा के, या कोसाइन रूल ही लगेगा क्योंकि एक ही एंगल पता है, तो दो एंगल पता होते तो साइन रूल लग सकते थे, कोसाइन रूल लगेगा, कोसाइन रूल लगा के मेरा उत्तर आएगा। सवाल बड़ा आसान है एक्चुअली, मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर डी ही होगा। क्यों, इसका कारण मैं बताता हूं। अगर आप छोटा सा ऑब्जर्वेशन करें तो आपका डी आंसर ही करेक्ट होगा। कैसे, मैं बताता हूं। आप कहोगे मेरी ये भुजा है 6, ये भुजा है मेरी 8, और ये एंगल क्या है 60 डिग्री। आप बताइए, अगर आप कोसाइन रूल लगाओगे तो आप cos 60 लिखोगे यहाँ पर, और cos 60 की वैल्यू क्या आएगी, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। जो भुजा नहीं पता है उसको x मानेंगे तो यहाँ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 8। और ये cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये भी मुझे पता है। अब आप अगर x को सॉल्व करने जाएंगे तो x की वैल्यू जो भी आएगी इंटीजर तो नहीं आएगी, क्योंकि इंटीजर आता अगर तो परिमाप इंटीजर होता, परिमाप कहीं भी इंटीजर नहीं है। परिमाप में इंटीजर रूट का टर्म आना है, तो यानी x की वैल्यू में रूट आएगा। अब x की वैल्यू में रूट देखो किस तरह का आएगा, x जो भी नंबर होगा वो तुम्हारा a रूट b टाइप का ही आएगा। क्यों, क्योंकि भैया सब इंटीजर है, ये उधर जाएगा, कटेगा पिटेगा, फिर ये आपका 6 छका 36 और ये 10 स्क्वायर 100 बन जाएगा। तो x की वैल्यू, x स्क्वायर की वैल्यू कोई इंटीजर आएगी, और जब मैं उसका स्क्वायर रूट लूंगा तो वो समथिंग प्लस समथिंग नहीं आएगा, वो समथिंग रूट समथिंग आएगा। समझ रहे हो मेरी बात की, दो टर्म नहीं आ सकते। दो टर्म तब आएंगे जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कॉम्प्लेक्स हो, या उसमें दो टर्म आ रहा हो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आ जाए लेट अस से 4 + 2√3, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऐसे आए कि भाई 4 + 2√3 है, तब हम बोलेंगे कि एक्स का स्क्वायर रूट √3 + 1 होगा, यानी दो टर्म आएंगे, एक इंटीजर आएगा, एक नॉन इंटीजर आएगा। लेकिन जिस तरह का एक्सप्रेशन है यहाँ, मुझे पता है जब मैं एक्स स्क्वायर सॉल्व करूंगा तो वो एक इंटीजर आएगा, और एक्स स्क्वायर अगर एक इंटीजर आएगा तो एक्स की वैल्यू इसी फॉर्मेट में आएगी, a√b। तो जब मैं परिमाप निकालूंगा तो ये 6, 8, 14 से मुझे इंटीजर वाला पार्ट 14 दिखना चाहिए, 14 ही होगा, जो कि कहीं और नहीं है। यहाँ 7 है, यहाँ ही नहीं है, यहाँ 17 है, यही 14 है, तो यही सही होगा। तो इस ऑब्जर्वेशन से आप सीधा आंसर लगा सकते हैं राइट। बट प्रैक्टिस होगी तभी आप ये तुरंत सोच पाओगे, अदरवाइज मैंने आपको प्रोसेस समझाया है, अगली बार अगर इससे सवाल से पाला पड़ा तुम्हारा तो हम सोच पाओगे। ठीक है, एनीवेज को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके मन में वो संशय ना रहे। 2 से 2 काट लेते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आप लिखेंगे आप, तो यहाँ से 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बनता है 10 का स्क्वायर यानी 100, या फिर 36 और 64 100 बनता है, माइनस 48 बनेगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 52, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2√13, और एक्स अगर मेरा 2√13 आ गया तो आप मुझे बताइए कि आपका जो आंसर है वो 6, 8, 14 + 2√13 है कि नहीं है। यस, परिमाप कैसे निकलेगा, ये 2√13 आ गया तो 6, 8, 14 + 2√13 आपका आंसर हो गया। करेक्ट और नॉट, यस और नो, यस। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊंगा जिससे उत्तर नहीं आएगा, पर मजा लेने के लिए जान लेते हैं वो भी। ये दो आंसर सरासर गलत थे, क्यों ये भी बताता हूं मैं तुम्हें। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से मुझे मालूम है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, इन दोनों भुजाओं का अंतर और इन दोनों भुजाओं का सम, यानी x की वैल्यू मेरी 2 से 14 के बीच में होगी। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपका जो पेरीमीटर है वो क्या होगा। पेरीमीटर आपका होगा 14 + x, तो पेरीमीटर आपका 14 + x होगा, 6, 8, 14 + x। तो 14 + x की वैल्यू 16 से बड़ी होगी और 28 से छोटी होगी, यस और नो। ये वैल्यू 7 + 2√2, ये तो भैया 10 भी नहीं पहुंच पा रहा है, ये गलत हो गया। 36√13 इज मोर देन 36, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमारा परिमाप जो है वो 28 से कम होगा। ये दोनों सही हो सकते हैं, मैं इनमें आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं, बोथ कैन बी करेक्ट, उस लॉजिक में दोनों फिट हो रहे हैं। इनमें क्या सही है मुझे नहीं पता, लेकिन हो यही दो सही हो सकते हैं। अगर एक और ऑप्शन इस बात से गलत हो जाता तो मेरा आंसर सीधे मिल जाता। हो सकता है ये वैल्यू भी मान लिया 16 से कम आ रही होती, तो हम कहते ये भी गलत है, या एक और वैल्यू होती जो 28 से बड़ी आ जाती, हम कहते वो भी गलत है, और एक ही बचता वो सही होता। तो ये भी एक अल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को यूज करके कि एक्स की वैल्यू 2 से 14 के बीच में होगी, तो मेरा जो परिमाप है 14 + x वो 16 से 28 के बीच में होगा। यस और नो, क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो हाँ बोलिए, नहीं आ रही तो ना बोलिए। क्लियर? हाँ जी, चलिए अगला सवाल कर लें, मजा आया इस सवाल में। तो एक ही सवाल में डिफरेंट टाइप के थॉट प्रोसेस क्रिएट करो। ऑप्शन एलिमिनेशन अपने आप में कला है। सवाल ये कि इस ऑप्शन में भले ही दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए, दो हुए, ये इंपॉर्टेंट है, वो डीएनए तुम्हारे अंदर क्रिएट कर रहा हूं मैं कि यू कैन एलिमिनेट ऑप्शंस, तभी तो एग्जाम में चलेगा दिमाग को, ना चलेगा कैसे ऐसे, कोई आके कान में तो नहीं बताएगा। वी हैव टू थिंक। सो ये सब चीजें जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, इनको कैसे यूज करना है,
x का एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है, उसकी नॉलेज से वी कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस। क्या पता 3 एलिमिनेट हो जाते, तो सोने पे सुहागा था, आंसर आ गया होता मेरा। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं। एबीसी 30 डिग्री, एसीबी 45 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, जरा कैलकुलेट करते हैं। तो पहले जरा देखो क्या कह रहा है कि एक एंगल 30 है, 45 है, और तीसरा अपने आप 105 हो जाएगा। ठीक है, तो भैया देखो ऐसा है, बना लेते हैं ट्राइंगल पहले, उसके आगे बात करेंगे। ए बी सी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 105 डिग्री, बिकॉज ये 75 हुआ तो 105 हुआ। ये मुझे 40 दिया हुआ है, तीनों एंगल दिए हैं, एक भुजा दी हुई है। साइन रूल लगा के आप दूसरी भुजा निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो आप सभी को मैंने तरीका वैसे बता रखा है, मैं याद दिलाने जा रहा हूं बस। अगर मेरे ट्राइंगल की भुजा मुझे पता हो कि एबीसी है और मैं एक परपेंडिकुलर इस पे ऐसे ड्रॉप करूं, लेट अस से, जिसको मैं बोलूंगा एच, या छोड़ो ऐसे, ठीक है, इसको आप एबीसी बोल देते हैं। तो त्रिभुज का एरिया डेल्टा के सिंबल से अगर मैं लिखूं तो आप कहोगे हाफ इंटू बेस, जो कि बीसी है, इंटू एच बनता है, राइट। एक तरीका ये होता है। एक होता है कि अगर मुझे ये ए दिया हो, ये बी दिया हो, ये सी दिया हो, तो हम त्रिभुज का एरिया हेरॉन्स फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं। ये बनता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बनता है, जहां पर एस हमारा कहलाता है अर्ध परिमाप, यानी सेमी पेरीमीटर कहलाता है। ये सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है, इसकी वैल्यू हमारी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर होती है। और भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू आर इंटू एस होता है, जहां पर आर आपका इन रेडियस होता है, अंतः त्रिज्या होती है, और एस आपका सेमी पेरीमीटर होता है, ये भी पढ़ रखा है हमने। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला होता है कि त्रिभुज का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू ए बी साइन सी, हाफ इंटू बी सी साइन ए, हाफ इंटू सी ए साइन बी के बराबर भी होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं इन दो भुजाओं का गुणा करूं बी और सी, तो इनका इंक्लूडिंग एंगल क्या है, ए। तो हाफ इंटू बी इंटू सी अगर मैं लेता हूं तो मैं साइन ए से गुणा करूंगा। अगर मैं हाफ इंटू बी इंटू ए ले रहा हूं तो मैं साइन सी से गुणा करूंगा, इनका इंक्लूडिंग एंगल। अगर मैं हाफ इंटू सी इंटू ए लिख रहा हूं तो मैं साइन बी से गुणा करूंगा। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको जानने की आवश्यकता है, काफी इंटरेस्टिंग है। इस फॉर्मूले का एक और यूज मैं आपको बताता हूं, जिसको बहुत गौर से देखिएगा, इसका इस्तेमाल करेंगे हम जहां जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने कहा आपसे, मान लिया कि मेरे पास एक त्रिभुज है और एक दूसरा त्रिभुज ऐसा है। लेटर से मैंने आपसे बोला कि ये एल है और ये एम है। थोड़ी देर के लिए बोल दिया मैंने ये वैल्यू मेरी पूरी एक्स है और ये वैल्यू मैंने बोल दी पूरी वाई है, राइट। इसको मैं बोल देता हूं ए बी सी और इसको मैं बोल देता हूं डी और ई। मजेदार सवाल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एरिया रेशियो चाहिए ट्राइंगल ए डी ई का, इस सिंबल का मतलब समझ लेना एरिया की बात कर रहा हूं, या एरिया ही लिख देता हूं मैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये वैल्यू बनेगी एल इंटू एम बटे एक्स इंटू वाई। कैसे, मैं इस पे आता हूं। हाउ, तो ये होगा कैसे, ये चीज कैसे सिद्ध होगी, इसका बहुत सिंपल तरीका है। आप जब एडीई का एरिया लिख रहे हैं, प्रूफ दे रहा हूं मैं इधर, प्रूफ देखिएगा। जब आप एडीई का एरिया लिखोगे और जब आप यहां पर एबीसी का एरिया देखोगे तो कैसे लिखोगे। आप कहोगे इस त्रिभुज में मुझे दो भुजाएं पता है, एल और एम, और इसका इंक्लूडिंग एंगल ए है, तो मैं इसको लिखूंगा हाफ एल एम साइन ए। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। नीचे जब मैं एबीसी का एरिया लिखने जाऊंगा तो मुझे ए बी और ए सी भुजा पता है, जो कि एक्स और वाई है, तो मैं कहूंगा ये होगा हाफ एक्स वाई साइन ए। साइन ए से कट जाएगा, हाफ हाफ से कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, एल एम बटा एक्स वाई। आया कि नहीं है, ये आ गया। अब इसको डायरेक्टली ध्यान रखो आप, कि अगर मुझे ऐसा कुछ दिया होगा तो मैं सीधा एरिया रेशियो एल एम अपॉन एक्स वाई लिख सकता हूं, क्योंकि इससे आपके सवाल में आप उसको तेजी से कर पाएंगे। पहले ही करके देख लिया, प्रूफ भी देख लिया कि भाई दिमाग में रहे ये चीज, एंड देन हम इसको क्विकली जहां पर जरूरत पड़ेगी सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा है आपको। तो अगला सवाल करें, यस। तो अगले सवाल में जब एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जा रहा है तो आप कहोगे यार एक भुजा पता है, तीनों एंगल पता है, तो मैं साइन रूल लगा के दूसरी भुजा निकाल सकता हूं, और दूसरी भुजा निकलेगा तो आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, आप साइन रूल लगाओ सबसे पहले। अगर मैं यहां साइन रूल लगाऊंगा तो देखिएगा ध्यान से, साइन रूल मुझे क्या बताएगा, लेट्स सी। साइन रूल मुझे बताएगा कि साइन 45 आप लिखिए, अगर उसके अपोजिट 40 लेना ही पड़ेगा साइन 45, क्योंकि 40 का तो इस्तेमाल करोगे तभी तो भुजा निकलेगी। ये वैल्यू हमारी साइन 105, क्योंकि मुझे भुजा कौन सी चाहिए, या तो तुम ये निकाल लो या तो ये निकाल लो, एक ही बात है।
दोनों से मेरा आंसर आ जाएगा 40 इंटू ये साइन 30 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो साइन 105 बट्टे ये इस भुजा को मैं x बोल देता हूँ, x निकालना है मुझे। x की वैल्यू क्या आई 40 इंटू कॉस 15। देखो साइन 105 कॉस 15 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई साइन 45। कल हमने इसका यूज किया हुआ है इसलिए मैं बेधड़क लिख दिया मैंने इसको। कॉस 15 की वैल्यू याद है आपको क्या होती है, √3 + 1 बटे 2 √2। याद है वो ट्राइंगल 15 डिग्री वाला। तो यहां से √2 से आपका √2 कट जाएगा और ये वैल्यू आपकी आ गई 20 इंटू √3 + 1। तो ये x की वैल्यू आ गई 20 इंटू √3 + 1। अब मैं अगर एरिया लिखने जाऊंगा तो एरिया में कैसे लिखूंगा, एरिया होगा हाफ इंटू 40 इंटू 20 इंटू √3 + 1। तो हाफ ये दो भुजाएं होगी और इंक्लूडिंग एंगल है जो साइन 30 के बराबर आ जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू 40 इंटू 20 इंटू √3 + 1 इंटू 1/2। 2 2 4 बनेगा, ये कटेगा 10 बनेगा, ये 200 इंटू √3 + 1 आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया बी। ठीक है, तो 200 इंटू √3 + 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। ठीक है, साइन रूल से सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाली एंड उसके बाद फिर हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया कि हाफ इंटू दो भुजाएं और उनका इंक्लूडिंग एंगल, और मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा। 124वां सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है, एक तरह से ये थियरी का प्रश्न है जिसका रिजल्ट अगर आप ध्यान रखेंगे तो भले में रहेंगे। तो पहले तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं कि डायग्राम कैसा है। सवाल को एग्जाम में ऐसे रैंडमली ट्राई करोगे तो फंसोगी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से रखना है मैं आपको सिखाता हूं। डी एक साइड बीसी का मिड पॉइंट है, ट्राइंगल एबीसी है और एबीसी में कह रहा है एडी हमारा एसी के परपेंडिकुलर है। अब एग्जाम में पहली बार आप सवाल देखोगे तो डायग्राम बनाने में जान निकल जाएगी तुम्हारी। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनवाता हूं। देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं कहूंगा यार एसी बना लो सबसे पहले। ये एसी है, लिख लो इसको ए और सी। अब आपसे कह रहा है कि जो एडी है ना वो एसी के परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। ये हमारा मैंने कहा एडी है, ये 90 डिग्री है। बट एडी ट्राइंगल की भुजा नहीं है, ट्राइंगल की भुजा तो एबी है। डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है, तो डी अगर बीसी का मिड पॉइंट है जरा बीसी बनाओ, तो बी कहीं यहां आएगा और उस बी को आप इससे ज्वाइन करिए, तो ये आपका बी है। तो ये आपका वाकई में डायग्राम है सवाल का। एडी हमारा एसी के परपेंडिकुलर हो गया, डी हमारा बीसी का मिड पॉइंट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ट्राइंगल का जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो यूज करेंगे, और वो स्टैंडर्ड नोटेशन कैसे यूज करोगे कि सी के अपोजिट भुजा को सी बोलेंगे, बी के अपोजिट भुजा को यहां बी बोलेंगे, और ए के अपोजिट इस भुजा को पूरा ए बोलेंगे। अब एक मजेदार बात क्या है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो आपको पता है दोनों इक्वल हैं, तो ये a/2 कहलाएगा और ये वैल्यू भी a/2 कहलाएगी। अब ये सवाल का जो प्रूफ है ना वो कोसाइन रूल से सबसे आसानी से होगा। कैसे, देखो ये 90 डिग्री ट्राइंगल अगर आपके सामने है तो जरा देखो ये जो cos c है ये बेस है कि नहीं है। अगर मैं cos c की बात करूं तो ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेनस बन जाएगा, यस और नो। तो अगर मैं आपसे बोलूं मुझे cos c लिख के दिखाओ तो आप कहोगे ये बनेगा बेस b अपॉन हाइपोटेनस यानी a/2, यानी 2b/a मेरा cos c है, यस और नो। अब यही cos c जो अभी मैंने 2b/a लिखा है ये मैं कोसाइन रूल से लिख दूं बड़े वाले ट्राइंगल में एबीसी में। तो एबीसी ट्राइंगल में अगर कोसाइन रूल लगाओगे तो आप कहोगे ये बनेगा b² प्लस a² माइनस इसके अपोजिट वजह सी है तो c² अपॉन 2ba। a से a कटेगा, यहां से वैल्यू आएगी 4b² इज इक्वल टू b² प्लस a² माइनस c²। यहां से आएगा 3b² इज इक्वल टू a² माइनस c²। अब अगर इस नोटेशन में लाना है मुझे तो मैं कैसे लिखूंगा, 3b² क्या है ac², सो 3ac² इज इक्वल टू a² हमारा क्या है bc² माइनस c² क्या है ab²। कैसे मालूम पड़ेगा, कोसाइन रूल लगेगा। देखिए ज्योमेट्री है, अरिथमेटिक नहीं है बेटा, इसमें प्रूफ करने के तरीके होते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो जो तरीका है वो तरीका है, ऐसे कुछ मालूम नहीं चलेगा। और बट ये असंभव नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये प्रूफ नहीं कर सकते हो आप। ये 10th बोर्ड का एग्जाम नहीं है, क्योंकि 10th बोर्ड के एग्जाम में तो सारे प्रूफ पहले से पता होते थे ना क्या आएंगे, पहली बात। दूसरा, अगर मैं आपको लेट से आधे घंटे का टाइम दूं और मैं कहूं बैठ के सोचो तो आ जाएगा दिमाग में कि कोसाइन रूल लगाने से हो जाएगा, क्योंकि आप वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे, हो जाएगा प्रूफ। बट सवाल ये कि एग्जाम में इसको सवाल को 1 मिनट के भीतर करना है, तो वहां
ये समय नहीं है कि प्रूफ किस तरीके से होगा, वो तरीका आप वहीं सोच पाएंगे, आसान नहीं है बिल्कुल। इसलिए मैंने प्रूफ करा के भी दिखा दिया यहाँ कि आपके मन की भावनाएं भी सॉल्व हो जाए, ऐसा ना लगे कि इकट्ठे क्यों लिख दिया। बट इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मालूम पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, मालूम पड़ जाएगा। गिवन टाइम, इफ यू स्पेंड हाफ एन आवर बैठ के सोचते रहोगे तो मालूम पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है ना भी पता चले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं खटकेगा दिमाग में तो नहीं खटकेगा, बैठ के सोचते रहोगे तो खटक जाएगा। कॉस सी में हाइपोटेनस और बेस समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया प्रगति जी? अगर मैं एक एंगल लेता हूं एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो एंगल में आप देखो ना, एक परपेंडिकुलर भुजा निकल रही है और एक हाइपोटेनस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इसी एंगल से सटी हुई जो परपेंडिकुलर भुजा होती है उसको मैं बेस बोलता हूं। और ये हाइपोटेनस, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ट्रायंगल आपका ओरिएंटेशन बस डिफरेंट है। आपने ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को हमेशा ऐसे देखा है, बट ऐसा नहीं कि ऐसे ही देखोगे राइट एंगल ट्रायंगल तभी उसमें आप कॉस सी निकाल पाओगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं और मैं कहूं ये सी है, ये बी है और ये a/2 है, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। बट एक गलत बात है ना कि ट्रायंगल बस टेढ़ा करके बना दिया गया है, तो आप कॉस सी नहीं लिख पा रहे हो। ये कितनी गलत बात है, ठीक है। टेढ़ा है तो क्या हुआ, कॉस सी तो आप टेढ़ा देख के भी बनाओ ना भाई। सी एंगल से सटी हुई जो परपेंडिकुलर भुजा है वो बेस है, और सी एंगल से एक हाइपोटेनस है जो 90 डिग्री के अपोजिट है। हो गया। तो कॉस सी की वैल्यू क्या हो गई, b/a/2 हो गई कि नहीं हो गई? वही लिखा है मैंने यहाँ पर, 2b/a। क्लियर या नहीं? तो घर पे बैठ के राइट एंगल ट्रायंगल को टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा बना के चेक कर लो कि भाई टेढ़ा भी दिखे तो आप कम से कम वैल्यू लिख पाओ। अभिनव कह रहे हैं परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है, अभी पिटाई कर दूंगा अभिनव तुम्हारी। परपेंडिकुलर उस एंगल के सामने होता है, नॉन 90 डिग्री परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं। ये जो सटी हुई भुजा जाती है, जब cos c लिख रहे हो और cos c से जो सटी हुई परपेंडिकुलर भुजा, ये बेस कहलाती है। परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा? कुछ भी चलता है क्या? कुछ कन्वेंशंस हैं यार। त्रिकोणमिति वाले तमीज से पढ़ो तुम, अगर नहीं पढ़ी है तो। नए नए आए हो तो कोई बात नहीं, आप आगे पढ़ लेना। बट अगर तुम पुराने हो, तुम्हें त्रिकोणमिति मैंने पढ़ाया है और तुमको बेस ही नहीं समझ में आया अभी तक, तुम करोगे ये परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है। कैसे परपेंडिकुलर हो जाएगा है? अच्छा नए हो तुम, तो माफ किया तुमको, लग नहीं रहा है कि तुम नए हो। तुम्हारे नाम का लड़का एक आता रहता है क्लास में, झूठ मत बोलना कि डांट ना पड़े, ठीक है। साइड पी क्यू ऑफ ए ट्राइंगल इज 160 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसका पेरीमीटर 340 सेंटीमीटर है। पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो स्मॉलेस्ट साइड है ट्राइंगल का वो कितना होगा? हाँ जी, देखो 160 सेंटीमीटर की एक भुजा दी है, ठीक है। पहले ट्राइंगल बनाते हैं, थोड़ा समझते हैं। एक ऑफलाइन बैच पढ़ाना है मुझे, मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सामने बैठ के ना, क्योंकि वहां पहचान में आएंगे लोग सामने के, जो कोई कह नहीं सकता ना कि मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। यहां तो नजर आते नहीं हो तुम लोग, समझ नहीं आता है। आप कुछ भी कह दो कि हम नए, हम मानना पड़ेगा। एक ऑफलाइन बैच पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। एक ऑफलाइन बैच बस, अपनी जो भड़ास है वहां निकाल के फिर से ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाऊंगा। देखिए 160 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसका पेरीमीटर 340 सेंटीमीटर है। पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। सबसे छोटी भुजा निकालनी है। अब देखो सबसे छोटी भुजा किसके अपोजिट होगी? सबसे छोटे एंगल के। मजेदार बात यह है कि देखो एक एंगल 60 है, इसके अपोजिट वाली भुजा छोटी हो ही नहीं सकती। क्यों बताओ? क्योंकि देखो सबसे छोटी भुजा सबसे छोटे एंगल के सामने होगी। ये अगर 60 है तो एक 60 से कम लेना पड़ेगा, एक 60 से बड़ा लेना पड़ेगा। भाई एक 60 हो गया, एक को टोटल 180 रखना है। दो बाकी जो है उनको 60-60 से बड़ा नहीं ले सकते ना। तो अगर दोनों को 60-60 के बराबर ले लिया तो तीनों 160 हो जाएंगे, जो कि कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। एक 60 से कम एंगल होगा और एक 60 से बड़ा एंगल होगा। जो 60 से कम वाला एंगल होगा उसके अपोजिट भुजा सबसे बड़ी होगी। कहने का मतलब है इसके विपरीत जो भुजा है ये भुजा सबसे छोटी नहीं है। तो सबसे छोटी भुजा मुझे इसी को बनाना पड़ेगा, पी के अपोजिट। लेकिन इससे कोई बात नहीं बनी है, नॉट गेटिंग एनीथिंग राइट नाउ, बट वी विल गेट इट। कैसे? देखो ध्यान से, ये 60 है। अब मैं ये बोल सकता हूं कि भैया ये वैल्यू मेरी क्या है, लेट्स से इसको मैंने बोला x, इसको बोला y।
मुझे पता है x मेरी सबसे छोटी भुजा है। खैर ये ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें x और y दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे एक्चुअली में, इक्वेशन बनेगी। बट अब इक्वेशन कैसे बनेगी? आप कहोगे क्वेश्चन ने बोला है 160 प्लस x प्लस y की जो वैल्यू है वो 340 है, पेरीमीटर 340 है। x और y का अगर मैं सम कैलकुलेट करूं तो ये 180 के बराबर हो गया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है कि x और y का टोटल 180 है, बट इससे x और y निकला नहीं, टोटल पता चला। अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक ही एंगल पता है, अब हमें दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा। साइन रूल लगा नहीं सकते क्योंकि बाकी दोनों एंगल का पता ही नहीं है, तो साइन रूल कैसे लगाएं? कोसाइन रूल लगा लेते हैं। तो कोसाइन रूल लगाओगे तो आप कहोगे cos 60 डिग्री बनेगा, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आप कहोगे 160 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 इंटू 160 इंटू एक्स। आपको कह सर तो बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर लें, है खतरनाक तो है। 160x की वैल्यू हो गई 160 स्क्वायर प्लस, ये फैक्टराइज करोगे तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा। मैं x प्लस वाई की जगह 180 रखूंगा और x माइनस वाई को एज इट इज छोड़ दूंगा। मैंने फैक्टराइज किया इस वैल्यू को x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 180 डाल दी, कुछ इस तरह से हो गया। अब इस वैल्यू को ध्यान से देखना, यह है 160x इज इक्वल टू 25600, यहां बनेगा आपका 180 इंटू एक्स माइनस वाई। अब जो कैंसिलेशन पॉसिबल है उसको करते हैं, एक जीरो पहले हटा लेते हैं। आप कहोगे ये वैल्यू अब 2 से अभी और कटेगी, ठीक है, 2 से अभी और कटेगी, 2 से काट लेते हैं, 2 9 18, 2 से यहाँ 128 मिलेगा और 2 से यहाँ 8 मिलेगा, राइट। तो ये वैल्यू एक तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो ये 9x है, यहाँ 8x है, इधर आएगा तो क्या मिलेगा? x मिलेगा, माइनस 9y है, एज इट इज रहेगा, तो x माइनस 9y हो गया, और ये वैल्यू राइट हैंड साइड में जाके मुझे माइनस 128 देगी, देगी या नहीं देगी? यस। और यहां पर मुझे पता है कि मेरा जो x प्लस वाई है ये 180 के बराबर है। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं घटा दूं तो यहां से मुझे मिलेगा 10y इज इक्वल टू, डेसिमल में वैल्यू कैसे आ रही है, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी करी है क्या मैंने? ये 1280 है, सॉरी, ठीक है, एक ही जीरो घटाया ना यार, तो ये 1280 है, ठीक है, घटाया 1080 आया, ये वैल्यू हो गई मेरी 1460, y की वैल्यू 146 आ गया। अब ये वैल्यू हमारी 146 आ गई, तो ये हो गई मेरी 34, टोटल हो गया 180, तो आंसर हो गया 34। तो कहने का मतलब एक्स वाई दोनों निकाल लो, जो सबसे छोटा है वो आंसर है आपका 34। बट आपको ये पता है कि आपका एक्स ही सबसे छोटा होगा, विद लिटिल एनालिसिस वी नो दैट। वो नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली इक्वेशन सॉल्व करना है आपको। जैसे यहाँ मैं सीधे अगर एक्स निकालता भी तो कोई खास एडवांटेज नहीं होता, क्योंकि मैं 9 से गुणा करता फिर जोड़ता, तो एक्स सीधा निकल जाता, खैर, राइट। बट अदरवाइज देयर इज नो बेनिफिट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, नो देयर इज नो ट्रिक्स इन दिस क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं होता है, ज्योमेट्री है, कभी कभी एहसास कराएगी ज्योमेट्री की, उसकी थोड़ी इज्जत करो तुम, ठीक है। देखो अगेन, इतना बड़ा, जब भी आप इतना बड़ा बोलते हो तो क्यों बोलते हो, मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये साइकोलॉजी पहले समझ लो, स्टूडेंट साइकोलॉजी क्या होती है। एक सवाल जब थोड़ा सा बड़ा आता है तो आप ये विजुलाइज करने लगते हो कि एग्जाम के 300 सवाल ऐसे आएंगे, तभी आप इसको बड़ा बोलते हो, जो कि बहुत निहायत ही गलत ऑब्जर्वेशन है। अगर 30 सवालों में एक सवाल ऐसा आ भी गया तो इट्स ओके पेपर, क्या दिक्कत है। बाकी सवाल ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल तुरंत हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर कुछ सवाल ऐसे भी तो होते हैं, तो इट्स ए बैलेंसिंग थिंग। तो नेवर लुक एट वन क्वेश्चन एंड से इतना बड़ा, नहीं, नॉट लाइक दैट, ठीक है, बिकॉज यू एज्यूम कि ऑल क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस, दैट्स रॉन्ग प्रोजेक्शन ना, ठीक है। 126वां सवाल देखिए, एक ट्रायंगुलर एडवर्टाइजिंग बोर्ड है जिसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, आपको एरिया बताना है। तो एक तो ये त्रिभुज आपको विषमबाहु त्रिभुज दिख रहा है, स्केलिन ट्रायंगल दिख रहा है, यस। अगर ये स्केलिन ट्रायंगल है तो क्या कोई स्पेशल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है? नहीं, 15 11 6 का कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता है। तो अगर ये स्पेशल ट्रायंगल नहीं है तो मुझे हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो निकालू, आपको ये वैल्यू बनेगा 15 प्लस 11 प्लस 6/2, 15 11 26 6 32/2 हो गया आपका 16, तो ये 16 आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया क्या होता है? आपको गया रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू कितनी आएगी? रूट ऑफ 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। यहां से क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 16 से 4 बाहर आ जाएगा और यहां से एक 5 भी बाहर आ जाएगा और रूट 2 बच जाएगा।
तो 20√2 मुझे एरिया दिख रहा है, जो कि सी ऑप्शन है। सिंपल सवाल है, सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है, कोई स्पेशल ट्राइंगल नहीं, ना ही राइट एंगल है, ना ही कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल भैया नॉर्मल स्केलिन ट्राइंगल है, हेरॉन्स फार्मूला से सवाल होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और कह रहा है कि इसका एरिया बता दो। जरा देखते हैं कि इसका एरिया क्या लगाते हो आप, पोल ले लो और जरा इसका आंसर सभी लोग बताओ। चलिए, टेल मी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉल्व करिए और बताइए। ओके, सो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था, मैंने क्यों बोला आप ये सवाल करिए, क्योंकि इसके बारे में कल मैं कुछ बता चुका हूं। ये अगर एक्सटीरियर एंगल है 60 और ये 30 है, तो ये भी 30 होगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो 30 30 120 आपका ये ट्राइंगल है। 30 30 120 एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। कल ही आपको इसके बारे में बताया था मैंने, इसकी जो भुजाओं का अनुपात होता है ना, ये 30 30 60 होता है। 30 120 में ये 1 1 और √3 बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अगर 18 है तो ये भी 18 बनेगा और ये 18√3 बन जाएगा। तो जिसको ये बात पता है उसको साइन और कोसाइन रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज इस सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा, कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा, और कोसाइन रूल या साइन रूल लगा लो, कुछ तो लगाना पड़ेगा आपको। साइन रूल लगाना पड़ेगा, 18 18 निकाल के साइन रूल लगाओगे, निकल जाएगा। बट आप उससे बच सकते हो अगर आपको ये बात पहले से पता है। साइन रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने 18√3 लिखा, तो इसका एरिया कैसे लिखोगे आप कहोगे हाफ इंटू 18 √3, तो दो भुजाओं का प्रोडक्ट इंटू साइन 30, ठीक। तो आप कहोगे हाफ इंटू 18 √3 इंटू 1/2। 2 से कटेगा 9, 2 से कटेगा 9, 9 9 81 √3 आपका आंसर होगा, जो कि आपका बी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया? तो कल मैंने ये स्पेशल ट्राइंगल लिखवाया था, कल ही लिखवाया था। नहीं, साइन 120 से हो जाएगा बालक। मैं कहां कह रहा हूं कि नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कि जब ये ट्राइंगल मैं कल तुमको बता चुका हूं, उसके बावजूद भी अगर आप साइन 120 से लगा रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना फिर, राइट। क्या साइन 120 निकाल के फिर आप 18 √3 लगाओगे? नहीं। लेकिन ये बगैर निकाले भी सवाल हो सकता है। कैसे? ये 60 लिखा हमने, 120 लिखा, आप इसको मत लिखिए। इसको लिखने के बजाय आप सीधे ऐसा कर लो कि हम कहेंगे हाफ इंटू 18 क्योंकि हमें दो भुजा तो पता लग गई ना। अगर हमने सिर्फ आइसोसेलेस भी देख लिया और हमने इसको 18 और 18 लिख दिया, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। बस यहां पर आपको साइन 120 की वैल्यू लिखना आना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई साइन 120 कैसे लिखते हैं। साइन 120 cos 30 के बराबर होता है और cos 30 √3/2 होता है। तो यहां से भी आपका सवाल हो जाएगा। भाई मैंने आपको यहाँ क्या लिखवाया है, मैंने यहाँ आपको ये लिखवाया है कि जब एरिया लिखना हो आपको, कहां गया ये, तो कोई भी दो भुजा ले लो और उसका इंक्लूडिंग एंगल। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर भुजाएं लेनी, कोई भी दो भुजा और उसका इंक्लूडिंग एंगल। तो यहां मुझे इसका 120 दिख गया ना, 60 से 120 दिख गया, तो मैं इन दोनों भुजाओं को पकड़ लूं और साइन 120 पकड़ लूं। बस साइन 120 की वैल्यू बताओ, cos 30 होती है, जो कि √3/2 होती है। तो ये 2 से कटेगा 9, 2 से कटेगा 9, तो ये बनेगा आपका 81 √3। आंसर क्या है? बी। तो बी आपका आंसर हो गया सवाल का, ठीक है।
ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 128, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया है और हर इक्वल साइड जो है वो 24 सेंटीमीटर की है। आपको बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, व्हाट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेट्स फिगर आउट। तो देखो बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सा सवाल है, जरा इसको करके देखिए पहले, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आपको कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में एक फॉर्मूला भी होता है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है और बगैर फॉर्मूले के भी सॉल्व किया जा सकता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का जरा फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमें ये पता है कि अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करूं तो ये ए के अपोजिट ए हो गया, बी के अपोजिट बी हो गया, सी के अपोजिट सी हो गया। अंडरस्टैंड, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, अच्छा एक चीज और छोड़ो, इसको ऐसे ना लिखते हैं बल्कि ऐसे लिखते हैं, क्योंकि यहां पर दो भुजाएं सेम होंगी, इसको मैं ए और ए बोल देता हूं और इसको बी बोल देता हूं तीसरी भुजा को, लाइक दिस, क्योंकि दो भुजा तो आइसोसेलेस में सेम ही होती है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो आइसोसेलेस में आपको पता है ये वैल्यू b/2 के बराबर होगी। तो ये अगर आप लेंथ निकालोगे, जिसको मैं h बोल रहा हूं या हाइट बोल रहा हूं, तो ये पाइथागोरस से निकल जाएगा, जिसको मैं h बोल देता हूं अभी। तो h की वैल्यू क्या निकलेगी पाइथागोरस से, h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस। हाँ जी। तो h की वैल्यू क्या निकलेगी, मतलब h की वैल्यू निकल गई ना ये। अगर मैं h की वैल्यू लिखूंगा तो ये बनेगा आपका 1/2 इंटू रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर ये h निकल गया तो मैं एरिया क्या लिख सकता हूं, एरिया में लिख सकता हूं हाफ इंटू बी इंटू एच, और h की वैल्यू ये आ जाएगी हाफ इंटू रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, which in turn can be written as b root 4a square minus b square upon 4। तो कह सकते हो कि भाई एक अनइक्वल साइड है उसकी वैल्यू b है, जो इक्वल साइड है उसकी वैल्यू a है। तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो बनेगा अनइक्वल साइड इंटू रूट ऑफ 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ इक्वल साइड माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। तो ये फॉर्मूला रटा जा सकता है, बट आई बिलीव कि ये प्रोसेस अगर नंबर्स दिए हो तो आसानी से किए जा सकते हैं। अगर नंबर पता हो, a की वैल्यू दी हो, b/2 पता हो, तो फटाक से h निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, वो भी कन्वीनियंट होता है। जैसे ये सवाल देखिए, इस सवाल में क्या बोला गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा ओवररेटेड है, मतलब इतना जरूरत लगती नहीं है मुझे कि उसकी है कभी आपको। जैसे आपको बोला गया आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें इक्वल साइड आपकी 24 हो गई, ठीक है, और जो अनइक्वल साइड है वो 12 हो गई, क्योंकि पेरीमीटर 60 है तो 24 24 48 12 60 होगा, तो ये 6 और 6 बन जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। आपको पता है आइसोसेलेस में वो मीडियन, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर वगैरह होता है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, मैं इसका एरिया नहीं निकालूंगा, मैं एरिया इसका निकालूंगा, देखना, राइट। मैं एरिया इसका कैसे निकालूंगा, मैं 6 को 1 लिखूंगा, इसको 4 लिखूंगा। आपको समझ में आ रहा है क्यों लिखा? मैंने एक दूसरा सिमिलर ट्राइंगल बना लिया जिसमें सारी भुजाओं को 1/6 कर दिया, उससे मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, आसानी से निकल जाएगा, 4 चौके 16 माइनस 1 15 बन गया। इसका एरिया मैं लिखूंगा तो ये बनेगा हाफ इंटू 2 इंटू रूट 15, तो ये रूट 15 के बराबर हो गया। रूट 15 इसका एरिया है, इसका एरिया कितना होगा? आप कहोगे हर भुजा 6 गुना कर देनी, जब भुजा 6 गुना करोगे तो एरिया 36 गुना हो जाएगा, तो 36 रूट 15 बन जाएगा। ये सिमिलरिटी में आपको मैंने पढ़ाया है कि भुजा को 6 गुना करेंगे तो एरिया 36 गुना होगा। जस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ इजीली वी कैन डू दिस। वो फॉर्मूला हम क्यों यूज करेंगे? तो आइसोसेलेस एंगल ट्राइंगल के केस में जो फॉर्मूला है ये तभी यूजफुल होता है जब ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए। आपसे वो पूछ ले कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका अनइक्वल साइड बी है और इक्वल साइड ए है, तो बताओ एरिया क्या होगा। तो बढ़िया है कि चलो ये वैल्यू पता है तो सीधे इसी को टिक मार देंगे, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये करना नहीं पड़ेगा एग्जाम में। बट अगर मुझे नंबर्स दिए हों और एरिया निकालना हो तो मेरे लिए ये तरीका ज्यादा सही है। मैं क्यों फॉर्मूला यूज करूंगा, समझे कि नहीं? मैं डायरेक्टली इसको ऐसे करूंगा तो ये आसानी से होगा ना। जैसे यहां पर हमने क्या किया, हेरॉन्स अच्छा ज्यादा नहीं यार, हेरॉन से ज्यादा अच्छा ही है, हेरॉन से अच्छा ही है, ठीक है। आप थोड़ा सा कंफर्ट इसमें लेके आओ, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, इसकी वैल्यू लिखने में कितना समय लगा, कुछ नहीं लगा। हेरॉन से ज्यादा आसान है ये। वहां तुम 36 बाहर निकालने में 36 गुना टाइम बर्बाद करोगे। भाई एस निकालोगे, एस तुम्हारा 30 आएगा, फिर 30 लिखोगे, 30 इंटू 30 माइनस 24 6 लिखोगे, फिर 6 लिखोगे, फिर 30 माइनस 12 लिखोगे। जस्ट अंडरस्टैंड इट इज टेकिंग टाइम सर, एंड देन आपको देखना क्या क्या बाहर आएगा, तो टाइम लगता है वहां पर, ऐसा नहीं है। ये चीज ज्यादा कन्वीनियंट है बिकॉज ये सीधे तुम्हें रूट 15 पे पहुंचा रही है, जो सबसे रिड्यूस फॉर्मेट है वहां पहुंचना है।
आसानी से पहुंच। यस और नो? यस, ठीक है। एक सौ 129वां सवाल देखें। वही ट्राइंगल जिसका दो साइड्स इक्वल है, लेंथ 5 सेंटीमीटर है, थर्ड साइड हमारी 9 सेंटीमीटर की है। हाँ जी, तो ये 5 हो गई, थर्ड साइड 9 सेंटीमीटर की होगी। मुझे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। देखना यहां मैं क्या करूंगा, नया खेल खेलूंगा, ठीक है। और वो खेल ऐसा है, मैं एरिया इसका निकालने जा रहा हूं 10 10 18 का। क्यों? क्योंकि मुझे ना ये वैल्यू थोड़ा इंटीजर में चाहिए, ड्रॉप करूंगा, ये 9 चाहिए, 9/2 नहीं लिखूंगा मैं इसको। अब ये बनेगा 100 माइनस 81 √19 बना। इसका एरिया बना 9 √19, हाफ इंटू 18 इंटू √19 बना। यहां जब मैं जाऊंगा तो मैंने भुजाएं आधा कर दी, तो एरिया 1/4 हो जाएगा। 9 √19/4 मेरा आंसर क्या है? सी। समझ में आया मैंने क्यों उसको 18 किया? क्योंकि मुझे इसकी नीड होती है इतनी लेंथ की। अब वो 9/2 मुझे नहीं लिखना था, मुझे 9/2 नहीं लिखना था उसको, बिकॉज 9/2 लिख के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे बटे में नहीं लिखनी वैल्यू। तो जो सिमिलैरिटी हमने सीखी है उसका इस्तेमाल करो ना, डबल कर दो सबको। डबल करेंगे 4 गुना एरिया आएगा, बाद में उसको 1/4 करके सही कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया बात की नहीं? सिंपल सिमिलैरिटी का इस्तेमाल है, दैट्स व्हाई सिमिलैरिटी सही से समझना जरूरी है। सिमिलैरिटी को लोग समझते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, वो सिमिलैरिटी नहीं है, ये है सिमिलैरिटी। दिस इज द सिमिलैरिटी। जीना उसको कहते हैं कि हम सिमिलैरिटी को जी रहे हैं और हमारी कैलकुलेशन आसान हो रही है। देखो जरा, 9 √19 पहले हमने डबल कर लिया, बाद में 1/4 कर लिया। पिछले केस में हमने किया था सारी भुजाओं को 1/6 कर दिया था, बाद में 36 गुना कर दिया था। इफ आंसर विल बी इन डेसिमल वैल्यूज। अजीत जी देखिए, मैं डरता नहीं हूं, मैं क्या कह रहा हूं ना, देयर इज अ केस, बेस्ड ऑन दैट केस वी हैव टू टेक ए कॉल। जैसे आप बोलो कि सर अभी आपसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, अभी भूकंप आ जाए तो क्या करेंगे? तो वी नीड नॉट टू क्रिएट अननेसेसरी फियर इन द ब्रेन, जब आएगा तो देखेंगे। तो हमने कहने का मतलब कि आप करो दशमलव में चीजें आ जाएंगी, तो भैया दशमलव में सॉल्व करेंगे उसको। अगर मैं मल्टीपल सीधा नहीं देख पाऊंगा, दशमलव में भी वैल्यू आई मान लिया, तो मैं कहूंगा उसको 4 से गुणा कर लो, 5 से गुणा कर लो। अगर इंटीजर बना सकते हो तो बना लो, अगर नहीं बना सकते हो तो भैया ट्रेडिशनल तरीका तो वही है, उससे सॉल्व करो। जब कुछ नहीं कर सकते तो बाकी लोगों से खराब तो नहीं हो ना, ज्यादा से ज्यादा उनके बराबर हो, या तो उनसे बेहतर हो या उनके बराबर हो, उनसे नीचे तो नहीं गए ना तुम, फिर क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो? 130वां सवाल देखते हैं। एक चित्र दिया हुआ है, इसमें कह रहा है PQR हमारा एक त्रिभुज है जिसमें 5PA4RA के बराबर है, 5PA4RA के बराबर है, यानी ये वैल्यू 4:5 है। यस, और 2AB 3QB के बराबर है, यानी AB3 3:2 बनेगा। ये वैल्यू 3:2 हो गई। PQB यानी ये ट्राइंगल, और PQR का एरिया रेशियो निकालना है। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ इट विल बी डन। आपको सभी को एक चीज तो पता होगी ना कि अगर मेरे पास एक त्रिभुज ऐसा बना दूं मैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, आई थिंक इसको पहले डिस्कस कर देता हूं। जैसे मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया, मान लिया लेट्स से लाइक दिस, और मैंने इस पॉइंट से एक ऐसे वैल्यू डाली, और मैंने कहा कि ये B1 बेस है और ये B2 बेस है। इसका एरिया A1 बोल देते हैं, इसका एरिया A2। A1 A2 आर द एरियाज। तो क्या आपको पता है A1 बटा A2 जो होगा ये B1:B2 होगा? यस और नो? क्यों? इसका कारण यह है कि जब बेस सेम लाइन पे होते हैं, तो जैसे मुझे मान लिया यहां से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करना हुआ, तो परपेंडिकुलर लेंथ दोनों केस में सेम ही आएगी, वो h है। तो पहले का जो एरिया बनेगा वो बनेगा हाफ इंटू B1 इंटू ये h, और दूसरे का जो एरिया बनेगा वो बनेगा हाफ इंटू B2 इंटू h। क्योंकि दोनों के शीर्ष एक ही हैं, शीर्ष बिंदु एक ही है और एक ही रेखा पर बेस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होंगी, दे विल बी इक्वल। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बराबर होंगी तो होता क्या है, हम यही बोलते हैं कि अगर एक ही रेखा पर बेसेस हों और शीर्ष आपका बिंदु सेम हो, तो जो बेस रेशियो होता है वही हमारा एरिया रेशियो होता है। सिंपल चीज है जो आपको ध्यान रखना है, बिकॉज हाइट सेम हो जाती है। तो यहां जब आप पाओगे तो आप एक चीज बहुत आसानी से बोल सकते हो कि जो एरिया हमारा QPA का होगा और जो एरिया हमारा
इसका होगा क्या होते हैं QAR का होगा, ये 4:5 होगा। यस, बिकॉज QPA और QAR का बेस 4:5 में, दैट वी कैन राइट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं ये कह रहा हूं कि ये टोटल एरिया, मैंने कहा कि अगर 4 यूनिट है तो ये 5 यूनिट होगा, दैट्स फाइन। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया 9 यूनिट हो गया, ये क्लियर हो गया। अब इसको बांटना है मुझे, PQB का एरिया निकालना है। तो PQB का बेस 2 है। देखो PQB के साथ क्या कहानी है, यहां इसका बेस 3:2 में डिवाइड है, P हमारा शीर्ष ले सकते हैं, टोटल एरिया 4 है, तो ये 3:2 में डिवाइड होगा कि नहीं। तो मैं अगर यहां से पूछूं कि बताओ PQB की वैल्यू क्या आएगी एरिया की, तो आप कहोगे ये वैल्यू बहुत सिंपल है, टोटल एरिया 4 माना हमने और ये 3:2 में डिवाइड होगा, तो ये वैल्यू आएगी 2/5 × 4 आएगी। जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, PQB का एरिया PQR से रेशियो पूछ रहा है, यही पूछ रहा है आपसे। तो PQB का एरिया हो गया हमारा 8/5 और जो PQR का एरिया बना वो 4, 5, 9, तो वैल्यू आ रही है 8/45। कहां दिया हुआ है, कहीं नहीं, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आंसर है 8/45, 3/2। अगर मैं आपसे ये पूछूं, खैर मैं बताता हूं कि अगर मैं आपसे ये पूछता कि एरिया PAB का आप मुझे PQR से बता दो, अगर ये पूछता मैं, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हुई है, PAB पूछता तो ये 3 बनता, तो ये वैल्यू आती 3/5 × 4/9, फिर आपकी वैल्यू कटती है 3 × 3 = 9 और आपकी वैल्यू आती 4/15, तब आंसर डी हो जाता। तो यहां जो लिखा हुआ है PQB वो PQA होना चाहिए, PBA होना चाहिए। अगर ये PBA कर दूं तो आंसर मैच कर जाएगा डी, बट इस गिवन केस में आंसर 8/45 है। जो पूछ रहा है उसका आंसर तो 8/45 है। अगर ये पूछता तो 4/15 आता, तब डी सही होता, बट जो पूछ रहा है उसका आंसर 8/45 ही है। समझ में आई बात कि नहीं। तो टाइपिस्ट साहब ने यहाँ PQB लिख दिया, उनको यहाँ पर PAB लिखना चाहिए था, और वो गलती क्यों हुई, बहुत नेचुरल है, P के बाद मन में Q आ जाता है ना, P के बाद मन में Q आता है ना, PQ। तो अगर आप बिना दिमाग खोले लिख रहे हैं तो देयर आर हाई चांसेस यू विल राइट Q आफ्टर P। इंग्लिश अल्फाबेट में P के बाद Q आता है, तो उनसे मिस्टेक कैसे भी मैंने आपको समझा दिया। उनको लिखना था PAB, बट P के बाद उनके मन में Q आ गया, PQ PQ PQ, यहाँ भी इन्होंने पढ़ा PQ PQ लिख दिया। ठीक है, उनको लिखना था PAB, अगर वो PAB लिखते तो आंसर आपका 4/15 आता। ठीक है, समझ में आएगा नहीं। तो अगर आपको उत्तर मैच कराना है तो यहाँ PAB कर लो और डी लगा लो। ठीक है, क्लियर हुआ। यस, 131वां सवाल देखते हैं। एक ट्राइंगल आपका ABC है, इसमें DE हमारा BC के पैरेलल है, D हमारा पॉइंट AB पर है, E हमारा पॉइंट AC पर है। DE डिवाइड करता है ABC के एरिया को 2 बराबर पार्ट्स में, DB और AB का अनुपात बताना है कितना होगा। अच्छा सवाल है, बट आप बहुत सरलता से कर लेंगे इसको। ठीक, ये एरिया इक्वल है तो 1 और 1 मान सकते हैं। अगर एरिया रेशियो एक, देखो छोटा वाला ट्राइंगल है उसका एरिया 1 बना, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया 2 बना। अगर इन दोनों को जोड़ो तो बड़ा वाला ट्राइंगल, क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? यस, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो सिमिलर होगा। जब एरिया रेशियो 1:2 होता है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? इसका भुजा अगर 1 होगा तो उसकी भुजा पूरी √2 होगी। अगर एरिया रेशियो 1/2 है तो भुजा रेशियो 1:, ये ऐसा बनेगा, ये वैल्यू √2 - 1 हो जाएगी। पूरा √2 ये 1, तो ये √2 - 1। पूछ क्या रहा है तुमसे, DB का AB से रेशियो बता दो, ABCDE। DB का रेशियो AB से, तो √2 - 1 रेशियो √2 बनेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपली अगर आपको सिमिलैरिटी तमीज से समझ में आई तो सवाल आपके लिए कितना आसान है। 1 2 1:2 1/√2 1 √2 √2 माइनस हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसमें 2 ऑप्शन बहुत ही वाहियात ऑप्शन थे, कौन से? ए, तो ये DB AB से बड़ा कैसे हो जाएगा यार? DB AB से बड़ा, डायग्राम बना के देख सकते हो आप, DB AB से बड़ा नहीं हो सकता। DB AB से बड़ा नहीं हो सकता तो ए गलत हो गया, DB AB से बड़ा नहीं हो सकता, सी गलत हो गया, ए और सी तो होने ही नहीं थे। बी और डी में क्या है, वी नीड टू टेक सम टाइम एंड यू कैन सी कि AB हमारा √2 की दिशा में है यहाँ, तो डी होगा। ठीक है, √2 कैसा है कोमल जी? सिमिलरिटी पढ़िए आप। अगर एरिया का रेशियो कह रहा है कि DE
ABC को 2 बराबर एरियाज में बांट रहा है, मैंने उन दोनों एरियाज को 1 और 1 बोल दिया। तो अगर छोटा वाला ट्राइंगल का एरिया 1 है तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया 2 है, यानी एरिया का अनुपात 1/2 है। अगर एरिया का अनुपात 1/2 है तो भुजाओं का अनुपात 1/√2 होगा, क्योंकि एरिया इज स्क्वायर ऑफ लेंथ। ये सिमिलैरिटी में मैंने पढ़ाया ठीक से। अभी यही सब तो कर रहे थे, यहाँ क्या किया था हमने, यही किया था। देखो क्या किया था, सबकी भुजाएं डबल हो गई, जब आधी होंगी तो 1/4 हो जाएगा एरिया, यही तो कर रहे थे हम। भुजाएं आधी तो एरिया 1/4। यहाँ क्या किया था हमने, भुजाएं 6 गुना तो एरिया 36 गुना, सेम चीज है। एरिया 2 गुना तो साइड 1/√2। 132वां सवाल। चित्र दिया हुआ है, इसमें एबीसी एक त्रिभुज, इसमें एक्स और वाई 2 पॉइंट है साइड एबी और एसी पे, और ये दिया हुआ है हमें कि AX और XB का रेशियो 6:8 है। 6:8 तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं इसको 3:4 लिखूंगा। 6:8 क्या होता है, सिंप्लीफाई करके 3:4 लिखो उसको। AY और YC का रेशियो कह रहा है 6:5 है, तो ये 6:5 लिखेंगे। एक क्वाड्रिलेटरल है YXBC, इसका एरिया मुझे दिया है 354, राइट, 354। AXY का एरिया निकालना है आपको। इनका एरिया रेशियो लिखना सिखाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर एरिया मुझे AXY का लिखना हो, एरिया ऑफ ABC से, तो क्या बनेगा आपका, 3 × 6 बटे ये टोटल AB की वैल्यू क्या होगी 7 इंटू टोटल AC की वैल्यू होगी 11, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 18/77। यानी AXY का एरिया अगर 18 है तो पूरा 77 है। इन दोनों का जो अंतर होगा, जो कि 59 के बराबर है अंतर, ये अंतर क्या है, ये इस चतुर्भुज का एरिया है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया है। भाई बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया, इसका एरिया हो, तो ये आप कह रहे हो कि जो 59 यूनिट एरिया है वो 354 के बराबर है। कितनी बार ले जाऊं, 6 बार। 6 बार जाओगे तो कट जाएगा, तो 1 यूनिट 6 के बराबर है। तो AXY का एरिया 18 यूनिट है, 18 यूनिट आपकी 18 छक्के 108 के बराबर होगी। आंसर क्या हो गया आपका, A 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आप सभी को। हाँ जी, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। 133वां सवाल। इस चित्र में ABCD एक स्क्वायर यानी वर्ग है जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है। AOB तुम्हारा 60 डिग्री है। आपको एरिया बताना है AOB का कितना है। अब देखो इस सवाल में मतलब एक तरीका तो तरीका है, और एक तरीका है जो आंखों पर भरोसा करके लगा सकते हैं हम। जैसे मैं एक चीज बताता हूं आपको, अगर ये 16 है तो ये एरिया 64 से बड़ा होगा, ये क्लियर है। कैसे, क्योंकि टोटल एरिया 256 बनेगा, इतना 128 होगा, यहाँ ये बाकी आधा 128 होगा, और उसमें अगर आपने यहाँ 60 बनाया तो उस 128 के आधे से ज्यादा एरिया लेके बैठा है। 64 से बड़ा आंसर है। अब 64 से बड़ा आंसर है, सबसे पहले ये गलत करो, √3 - 1 0.73 हो गया। 64/3 को आप जिससे गुणा कर रहे हैं, मतलब 64 को आप जिससे गुणा कर रहे हैं, ये 1 से छोटा है। √3 - 1/3 1 से छोटा है, 64 से छोटा हो गया, हो ही नहीं सकता। यहाँ हो, ये भी गलत है। √3 - 1/7 लेस देन 1 है। 32 को तुम लेस देन 1 से गुणा करोगे, 64 से छोटा ही रहेगा, गलत। दो ऑप्शन और है, इसको देख लेते हैं। ये क्या है, ये भी 64 इंटू लेस देन 1 है, ये भी गलत है। √3 + 1 2.73 है, बटे 3 यानी 1 से छोटा है। 1 से छोटा को 64 से गुणा करोगे, 64 से छोटा आएगा, ये भी गलत है। आंसर क्या है, डी। आई एम नॉट सेइंग दैट this will be applicable in every question, because maybe there are 2 options which are more than 64, but in this question this is possible. तो आपको ज्योमेट्री की पावर ये देखनी है कि ज्योमेट्री में जो चीजें दिखती हैं उनका भी इस्तेमाल कभी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ज्योमेट्री के प्रति एक जो भाव है लोगों का कि ज्योमेट्री में डायग्राम खतरनाक होते हैं, बट ये हेल्पफुल भी होते हैं। तो तुम्हें कुछ नहीं आता है, मतलब लेमैन हो तुम, कक्षा 10वीं के बच्चे को ये चीज मैं सिखा सकता हूँ, 9वीं के बच्चे को, 8वीं के बच्चे को, जिसको वर्ग का क्षेत्रफल पता है ना, और आंखें ठीक ठाक हैं, बस इतना ही चाहिए ना इसे हल करने के लिए। तो 60 डिग्री तो बड़ा होगा वो 64 से, एंड देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आई एम अगेन नॉट सेइंग यू रिलाई ऑन दिस अप्रोच, नो, बट आपको ये समझना है कि अरिथमेटिक में ऐसा नहीं हो सकता, ये ज्योमेट्री में ही हो सकता है, जहां पर जो आंसर है उसकी एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग हमें पहले से मिल सकती है बेस्ड ऑन द डायग्राम,
और उसके बेसिस पे भी हम ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। यस, समझ में आई बात की नहीं? कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा हूं ना जो मंगल ग्रह की है, इतना ब्रेन वर्क नहीं करता। क्योंकि मोना जी आपने कब वर्क कराया? आप लोग जब ब्रेन की शिकायत करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ब्रेन में कोई समस्या नहीं है। आप ब्रिटिश आदमी को अभी देश में ले आओ यहां पर और उससे बोलो कि तुम हिंदी बोल के दिखाओ, कैसे बोलेगा बेचारा वो? क्योंकि उसको ट्रेनिंग ही नहीं मिली ना, कैसे बोलेगा वो? अब वो अपने ब्रेन को दोष दे कि मेरा ब्रेन हिंदी नहीं बोल रहा है, तो ये गलत बात है ना। सिमिलरली यू हैव नेवर ट्रेन्ड योरसेल्फ लाइक दिस, डिड यू नो? कैसे चलेगा ब्रेन? तो ब्रेन की शिकायत मत करो, आपने ट्रेनिंग नहीं दी है उसको। आपको लगता है कि मेरा ब्रेन अपने आप चलने लगे, ऐसे कैसे चलेगा? वो उसको ट्रेनिंग चाहिए यार। मैं आपसे बोलूं फ्रेंच बोलो, बोल पाओगे आप अभी? नहीं। मैं इटली गया था एक बार, पागल हो गया मैं यार। वहां लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। हमें तो था कि विदेश जा रहे हैं, अंग्रेजी बोलेंगे लोग, चकाचक काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश तो आती है बोलना, थोड़ा एसेंट बना के बोलेंगे, बढ़िया। वहां कोई अंग्रेजी ही नहीं बोल रहा था, ना वो समझ रहे थे। मैंने कहा तो बड़ी खतरनाक जगह है, और वहां जो कुछ बोर्ड पे लिखा हो कुछ समझ में ना आए क्या लिखा हुआ है। वी गॉट मैड, किसी से कुछ भी पूछो उनको आता ही नहीं है। किसी तरह से हम वहां पहुंचे जहां हमारा स्टे था। जो स्टे पे कोऑर्डिनेटर था उसको भी नहीं आती इंग्लिश, तो गूगल ट्रांसलेटर यूज करके हम इंग्लिश में जो हमें बोलना होता था वो लिखते थे, और फिर वहां इटालियन लगाते थे, तो वो इटालियन में उसको पढ़ता था, फिर वो इटालियन में कुछ लिखता था और हम उसको गूगल ट्रांसलेट करके इंग्लिश में पढ़ते थे, और इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन हुआ। क्या हमें अपने ब्रेन को दोष देना चाहिए था कि हमें नहीं आती इटालियन? नहीं, हमने कहा भैया नहीं आती इटालियन क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं। ब्रेन को दोष क्यों देना है? तो ये बहुत गलत एटीट्यूड है यार। हमारा ब्रेन काम नहीं करता है। हर देश का अलग अलग कल्चर होता है। अब जैसे वहां क्या हुआ कि ड्राइवर हमें पिक करने आया, और वहां के ड्राइवर्स को आप देख लो, वो इतने स्मार्ट है कि यहाँ के बॉलीवुड के हीरो फेल है उनके आगे। और ये सब छोड़ो, क्यों वो हीरो बन के घूमते हैं ये भी बता देता हूं मैं। हम ए से बी गए, सुनो कहानी। हम ए से बी ट्रेवल करने गए, तो लेटर से हमने एक्स अमाउंट पे किया उनको, राइट। जब हम बी से ए आए तो हमने उनको 2x अमाउंट पे किया। अब हम कंफ्यूज हो गए, मैथ्स के टीचर क्या नहीं भी होते तो भी इतना समझ में आ गया कि लूट लिए गए, ठीक है। अब सवाल ये थी पूछे कैसे, यू कैन नॉट आस्क, क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश का मामला है, राइट। हाउ टू आस्क? मतलब इंग्लिश और इटालियन वाला मामला था, उनको इंग्लिश नहीं आती, हमको इटालियन नहीं आती। बड़ी मुश्किल से हमने अपना मुद्दा उनके सामने रखा थ्रू वही गूगल ट्रांसलेटर। तो हमें वहां पता चला कि वहां ड्राइवर का मीटर शुरू होता है जहां से वो चलता है, ना कि जहां से तुम चलते हो। जैसे इंडिया में क्या होता है, ड्राइवर आपके घर आएगा, आपने कभी ओला उबर यूज किया हो, आपके घर आएगा तब से बिल शुरू होती है। वहां बिल शुरू हो जाता है ड्राइवर जहां भी है, तो तुमको लेने जब आएगा वहीं अपना मीटर डाउन कर देगा जहां से वो चलेगा। तुमको पैसा तो उसका तुम्हारे पास तक आने का भी देना है, तो वो अमीर होंगे ही। समझ रहे हो आप? अमेजिंग। मतलब लेकिन वहां ह्यूमंस की वैल्यू बहुत है, मतलब आई विल से दैट। मतलब वहां पर हर क्लास की बहुत वैल्यू है, इसलिए वहां उतनी इनकम इनइक्वालिटी नहीं है। मतलब वहां इंजीनियर, डॉक्टर और एक ड्राइवर की इनकम में इतना फर्क नहीं है कि वो क्लास बहुत अलग हो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, बिकॉज वहां जो लेबर लॉज हैं बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, वेरी स्ट्रांग लेबर लॉज। सो विदेशों में मतलब ये चीजें हैं कि इनकम गैप्स आर लोअर, मतलब गैप्स कम। इंडिया में जैसे बहुत वाइड है, जो लोअर तबका है उसकी इनकम बहुत कम है, जो कमाते हैं उनकी बहुत इनकम। वहां ऐसा नहीं है, वहां थोड़ा सा इन सब चीजों का बहुत विशेष ख्याल रखा गया है। खैर, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ। और सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। इटली, हाँ मैं इटली भी गया था, यूरोप घूमने गया था एक बार, काफी दिन हो गया यार, 8 साल हो गए आई थिंक। हाँ 8 साल हो गए। ठीक है, चलिए। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। तो ये तो तरीका मैंने आपको बता दिया, ऑब्जर्व करो, लगा दो, और उसके पीछे की कहानी। किसी ने बोला दिमाग काम नहीं कर रहा है, करता है दिमाग एग्जाम में, तो मैंने बोला कि ट्रेनिंग दो अपने आप को, चलेगा, ठीक है। ट्रेडिशनली सवाल को कर लेते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड कि मैं क्या कह रहा था यहाँ।
ये 16 तो कैसे हम निकालेंगे इसका एरिया, लेट्स फोकस ऑन दैट। आपको एक चीज पता है, देखो ध्यान से, कि ये 45 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि पूरा 90 होता है, डायगोनल तो 45 होगा। ये 60 है, 55 105, तो ये 75 हो गया, 75 डिग्री हो गया। यहां पर ये 16 आपको पता है। आप बताओ मुझे कि अगर ये भुजा किसी तरह से निकल जाए तो साइन रूल लगा के एरिया निकल जाएगा, राइट? तो निकाल लेते हैं। आप कहोगे कैसे निकालें, 16 का इस्तेमाल करना है, तो हम कहेंगे साइन 60 बटे 16 इज इक्वल टू, मुझे मान लिया ये भुजा निकालनी है तो मैं कहूंगा साइन 45 बटे ओबी। ओबी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 16 बटे √2, साइन 45 1 बटा √2 होता है, नीचे आएगा साइन 60 की वैल्यू √3 बटे 2। वैल्यू कितनी आ गई? ये बनेगा आपका, ओवरऑल वैल्यू बताओ कितनी आई? 2 से काटेंगे √2, नीचे आ जाएगा 16 √2 बटे √3 आ गया एक तरह से, ये आ गई वैल्यू। भाई √2 से 2 कटेगा, √2 बनेगा, ऊपर चला गया, ये आंसर आ गया। ओबी की वैल्यू ये आ गई। अब एरिया कैसे लिखूंगा मैं? हाफ इंटू ए बी 16 इंटू ओ बी, जो कि है 16 √2 बटे √3 इंटू साइन 75। साइन 75 की वैल्यू किसी को पता है क्या होती है? कॉस 15 के बराबर होती है, तो ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। √2 से √2 कट जाएगा, तो कितना आई वैल्यू? ये 2 से काटेंगे तो 2 8 16 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो ये भी 2 8 16 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 64 इंटू √3 + 1 बटे √3। अब मैं ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यह है 64 √3 इंटू √3 + 1 बटे 3। आंसर होगा डी। ठीक है, क्लियर है? आंसर क्या हो गया आपका? डी। 64 √3 इंटू √3 + 1/3। तो वी कैन फिगर आउट आंसर, ट्रेडिशनली भी आ जाएगा, कोई मतलब समस्या नहीं है। मैं इसलिए ट्रेडिशनली तरीका से, आपके पास बैकअप होना चाहिए अनडाउटली, बट वट एवर अल्टरनेट वेज आर पॉसिबल, जो आपने अभी तक कभी एक्सप्लोर नहीं किए, वो भी दिखाना मेरा काम है। ठीक है, हर मार्ग पे टॉर्च जला के तुम्हें दिखाना, भाई ये भी एक रास्ता है भाई सवाल का। ठीक है, 134वां सवाल देखिए। पी इनसाइड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर लेंथ आपको दिए हैं 4 5 6, एरिया बता दो। अब देखिए इसका एक छोटा सा प्रूफ देख लो क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल केस में एक फॉर्मूले हैं, याद कराना है तो आपको थोड़ा प्रूफ भी दिखा देता हूं। ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लिया भुजा मान लेते हैं ए है, कोई भी पॉइंट मैंने अंदर लिया और उस पॉइंट से मान लिया, मैंने कहा कि परपेंडिकुलर डालते हैं, एक परपेंडिकुलर ये डाल दिया, एक ये डाल दिया, एक ये डाल दिया। लेट्स से मैंने कहा ये परपेंडिकुलर एल है, ये परपेंडिकुलर एम है और ये परपेंडिकुलर एन है। सो मैं कुछ दिखाने जा रहा हूं, उसको गौर से देखिएगा। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो आप। ठीक, तो एल एम एन परपेंडिकुलर्स हैं। एक कोई जनरल पॉइंट लिया हमने, उस पॉइंट से हमने 3 परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तीनों भुजाओं पर। एल एम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो भुजा ए है। अब इसका एक एरिया में लिख सकता हूं √3/4 a² से। दूसरा मैं इसका एरिया कैसे लिख सकता हूं? मैं ये वाला जो ट्रायंगल है, गौर से देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल, सबसे पहले इसका एरिया लिखने जा रहा हूं। क्या बनेगा? हाफ इंटू ए इंटू एल, हाफ इंटू ए इंटू एल प्लस दूसरा जो ट्राइंगल है आपको दिख रहा होगा, उसका एरिया आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ इंटू एम इंटू ए लिख सकते हो, हाफ इंटू ए इंटू एम। एक और ट्राइंगल है, उसका एरिया बनेगा हाफ इंटू ए इंटू एन। और इन तीनों के एरियाज को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो वही तो ट्राइंगल का एरिया है। यस, तो यहां से आपको मिलेगा √3/4 a² इक्वल्स टू हाफ ए एल प्लस एम प्लस एन। यहां से पहली चीज आपको मिली एल प्लस एन इज इक्वल टू, 2 से कटेगा 2 बनेगा, ए से आपका एक ए कट जाएगा, ये बन रहा है √3/2 a। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर से अगर तीनों भुजाओं पर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो उनका जो सम होता है वो √3/2 a के बराबर होता है, जहां a इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा है। थर्ड, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां से अगर मैं a लिखना चाहूं, अगर मुझे किसी सवाल में लेटस से LMN दिया हो और मुझे a लिखना हो तो भैया इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि ये बनेगा 2/√3 इंटू एल प्लस एम प्लस एन। ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में आप ध्यान रखिए, ताकि एग्जाम में जब ये सवाल आए तो ऐसा ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर, कुछ नहीं करना, एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखो। a इज इक्वल टू 2/√3 एल प्लस एम प्लस एन, जहां LMN क्या है? परपेंडिकुलर साइड्स, परपेंडिकुलर्स ऑन द साइड्स, उनके लेंथ है। तो
अब ये जो सवाल है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसी का इस्तेमाल होना है। परपेंडिकुलर लेंथ मुझे दी है, ड्रॉन ऑन द साइड्स 4, 5, 6 है, तो आप कहोगे भुजा कैसे निकलेगी, 2/√3 इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर 4 + 5 + 6, तो ये वैल्यू ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√3 इंटू 4, 5, 9, 6, 15 आई कि नहीं आई ए की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करने मत लग जाओ, यहां से एक कर लो चाहो तो, ये 10√3 के बराबर है, 15 दूना 30/√3 10√3 के बराबर है। एरिया की जो वैल्यू है ना वह है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू है √3/4 इंटू 100 इंटू 3 300 है, तो ये वैल्यू आ गई 75√3। आंसर क्या है आपका, सी। तो जो फॉर्मूला है उसको राइटली कैसे यूज करना है वो आप देख लीजिए, ठीक है। आंसर इज 134, मतलब 134 क्वेश्चन का आंसर नंबर सी। 135 का सवाल देखिए, आपको बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है उसमें AB 6 है, BC हमारा 8 है, CD हमारा 8 है, DE हमारा 10 है, ABC हमारा 90 डिग्री है। तो हमें बताना क्या है कि इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो मैं बनाता हूं ABCD, ध्यान से देखिएगा, ABBCCD, ABC 90 डिग्री है ना, तो एक 90 डिग्री का एंगल बना लो पहले तो यहाँ पर 90 डिग्री मैंने बना लिया। ये वैल्यू हमारी 6 है, ये वैल्यू हमारी 8 है AB, और यहाँ पर आपका हो गया C, BC, D 8 है, DA हमारा 10 है, ठीक है। तो यहाँ ये भी 8 बनाना है और कुछ DA हमें 10 बनाना है। डोंट थिंक ये आपका कोई समलंब चतुर्भुज नहीं है, ये 8, 8, 10 है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, बहुत सिंपली निकालेंगे। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ऐसे नहीं ऐसे, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल में ये अगर 6 है और ये 8 है तो आपको पता है 10 होता है। कैसे कैसे पता है कि 10 होता है, क्योंकि 3, 4, 5 का डबल कर दिया तुमने, 6, 8, 10 बन जाएगा। इसका एरिया 6, 48/2 24 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसका एरिया 24 होगा। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना 10, 10, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने का तरीका तो मेरे पास मौजूद है कि नहीं है। 8 पे परपेंडिकुलर डालो 4, 4 बनेगा। अब आपको पता है 4, 4 का तो हम नहीं निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर लो ताकि हम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आ जाए, 5, 5, 2, ठीक है। 5, 5, 2 का निकाल लेते हैं, फिर हमने आधा किया तो 4 गुना कर लेंगे, है ना। 25 - 4 क्या बना, √21, तो बनेगा हाफ इंटू 4 इंटू √21 विच इज 2√21। इसका एरिया क्या बनेगा, सब कुछ 2 गुना कर देना है तो 4 गुना हो जाएगा, ये 8√21 बन गया। 24 + 8√21 आंसर क्या आ गया, सी। 24 + 8√21 क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। वैसे भी वंस यू आइडेंटिफाई कि इस ट्राइंगल में रूट का टर्म आएगा, सिंप्लीफाइड नहीं है ये, 5, 2 कोई स्टैंडर्ड ट्राइंगल नहीं है, देन आंसर सी ही होगा, क्योंकि इसका 24 है, इसका रूट में आएगा तो आंसर सी ही होगा ना। पूरा सॉल्व किए बगैर भी आप बोल सकते हैं कि मेरा उत्तर यही होगा, ठीक है। 136वां सवाल देखते हैं जरा। BD की वैल्यू 5, 4, 3 है, BD 5 है, DE हमारा 4 है और ये 3 है, 5, 4, 3, और AEC हमारा 24 है, इसका एरिया 24 है। सेम कहानी, शीर्ष 1 है, सेम बेस पर एरिया रेशियो 5, 4, 3 बनेगा। 3 यूनिट तुम कर रहे हो 24 के बराबर है, 1 यूनिट हमारा 8 के बराबर है, 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट ट्राइंगल का पूरा एरिया है, तो 12 यूनिट 12, 8, 96 एरिया देगा। क्योंकि जब सेम बेस सेम लाइन पर बेसिस होते हैं और शीर्ष हमारा एक फिक्स पॉइंट है, सेम है, तो एरिया क्या बनेगा, सिंपल है, वही 5, 4, 3 के रेशियो बनेगा। 3 यूनिट 24 के बराबर है, तो हमने आंसर निकाल दिया, राइट। समझ में आया। 137वां सवाल देखिए, एक त्रिभुज दिया हुआ है, ABC एक ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इसमें इंस्क्राइब किया हमने। BS की वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यू 4 हो गई। BR की वैल्यू 10 है, तो ये 10 हो गया। RC की वैल्यू 6 है, तो ये 6 हो गया। QC हमारा 8 है, तो ये 8 हो गया। AQ हमारा 12 है, तो ये 12 हो गया। AP हमारा 10 है, तो ये 10 हो गया। PS हमारा 6 है, तो ये 6 हो गया। अब देखो ये सवाल होगा कैसे, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, मजेदार है। PQRS का एरिया हमें निकालना है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो हमें किसी भी तरह, देखो ABC ट्राइंगल का एरिया मैं निकाल सकता हूं कि नहीं, कैसे निकाल सकता हूं, हेरॉन्स भी लगा सकता हूं और बिना हेरॉन्स के भी निकाल सकता हूं। ध्यान से देखो, ABC ट्राइंगल का एरिया मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा। तो आप कहोगे ABC ट्राइंगल को अगर आप सीधा बनाओ तो क्या मिलेगा आपको, 10, 6, 16, 4, 20, यहाँ 20 लिख दिया, 12, 8, 20, और ये वैल्यू क्या बनेगी, 10, 6, 16, तो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां परपेंडिकुलर डालूंगा मैं, ये 8 बनेगा। अब आपको पता है 20 और 8 को मैं क्या लिखने वाला हूं, 4 से डिवाइड करके कुछ ऐसा लिखने वाला हूं, 5, 2 लिखने वाला हूं मैं। ये वैल्यू मेरी √21 बनेगी, सॉरी
गलत बोला मैंने, ये 5 लिखूंगा, इसको 2 लिखूंगा, राइट, लाइक दिस, ये 5 बनेगा, ये मेरा 2 बन जाएगा, यहाँ भी 2 बनेगा, कुछ ऐसा लिखूंगा, 4 से डिवाइड करके लिखूंगा ना मैं अल्टीमेटली, आपको पता है कि 8 है, तो आई जस्ट डिवाइडेड बाई 4 तक ऐसे बना, तो यहाँ ये रूट 21 आ गया। तो इसका एरिया आपको पता है बनेगा हाफ इंटू 4 इंटू रूट 21, यानी 2 रूट 21 बना। मुझे अगर इसका एरिया लिखना हो तो 4 गुना करूंगा, भुजा 4 गुना हुई तो एरिया 16 गुना हो गया, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 32 रूट 21। एक्चुअली में इतना कुछ करना नहीं है, मैं आपको बताऊं इसलिए, तो इसका आंसर अब सिर्फ सी ही हो सकता है। इसका कारण बताता हूं आपको, सिर्फ इतना देख के आप आंसर लगा सकते थे कि आंसर सी होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि देखो, अगर मुझे इसका एरिया लिखना है, इसका एरिया, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं एपी क्यू का एरिया क्या एबीसी से निकाल सकता हूं रेशियो? यस, वही तरीका, मैं लिखूंगा 10 इंटू 12 बटे 20 इंटू 20, लिख सकता हूं कि नहीं? तो मैं इसका एरिया एबीसी से निकाल सकता हूं। ऐसे ही क्या मैं इसका एरिया भी एबीसी से निकाल सकता हूं? ये एंगल कॉमन बनाएंगे, यहां 10 इंटू 4 बनेगा, ये पूरा और पूरा। क्या मैं इसका एरिया भी ऐसे लिख सकता हूं? तो मैं ये 3 ट्राइंगल्स का एरिया एबीसी से रेशियो लिख सकता हूं। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि इस चतुर्भुज का एरिया एबीसी के रेशियो में कितना होगा? यस, भाई एबीसी का पूरा पता है और हर किसी का एबीसी से रेशियो पता है, तो मैं निकाल सकता हूं ना कि भाई पीक्यूआरएस कितना है एबीसी के रेस्पेक्ट में। तो पीक्यूआरएस जो भी आएगा कुछ ऐसा आएगा कि पीक्यूआरएस का एरिया मान लिया x बटे वाई इंटू एबीसी है, और यहाँ x और y रूट में नहीं होंगे, ये कोई रेशनल नंबर ही बनेगा, यहाँ रूट तो बीच में कहीं आना नहीं है। तो एबीसी के एरिया में अगर रूट 21 आएगा तो पीक्यूआरएस के एरिया में भी रूट 21 का टर्म रहेगा, इसलिए आंसर सी ही होगा। इतना अगर आपको समझ है तो आप लगा सकते हो सी सीधे। खैर, मैं चाहता हूं कि आप इसको सॉल्व करके भी वेरीफाई करें कि क्या एग्जैक्टली सी मैच कर रहा है कि नहीं, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है 2 ऑप्शन में रूट 21 आ जाए। ये एक अल्टरनेट तरीका मैं आपको एक्सप्लोर करके बता रहा हूं कि जब सारे आंसर में रूट में वैल्यू अलग अलग हैं, तो आंसर जब पीक्यूआरएस की वैल्यू x बटे वाई इंटू एबीसी आएगा, x बटे वाई रेशनल नंबर होगा, तो ये इसका रूट 21 तो कहीं जाने वाला नहीं है, रहेगा। तो वी कैन से माय आंसर इज सी। बट स्टिल जो तरीका मैंने आपको बताया है, ये रूल लगा के आप इसको बढ़िया से सॉल्व करिए। आपको मैंने रूल कहां बताइए, ये नियम 3 बार लगाओ, इधर वाले में, इधर वाले में, इधर वाले में, सब निकालो, और फिर निकालो कि पीक्यूआरएस का एबीसी से रेशियो क्या है। वो निकल गया तो फिर आंसर निकला है, तो आंसर आप निकालो ताकि वो भी प्रैक्टिस रहे आपकी कि 2 ऑप्शन में अगर रूट 21 आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे। बाकी आप कहोगे तो इसको कल मैं करा भी दूंगा। अच्छा, अपडेट ये है कि कल आपकी जो क्लास है, फिर से रिपीट करता हूं, वो 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक है। कल 6 बजे क्लास नहीं है, परसों 6 बजे है, थर्सडे फ्राइडे 6 बजे होगी, बट कल दिन में 1 बजे क्लास ले रहा हूं मैं, क्योंकि मैं शाम को अवेलेबल नहीं हूं। प्लीज 1 बजे आ जाइएगा, जो नहीं आ सकते हैं वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बट क्लास कल वाली दिन में 1 बजे ही होनी है, ठीक है? ये बात का सभी को ख्याल होना चाहिए। यार आर्श मैम की होती है, आज तो मैंने कब बोला कि आर्श मैम की क्लास नहीं होती है? मैं कल नहीं 6 बजे अवेलेबल हूं, इसलिए मैं 1 बजे क्लास ले रहा हूं, ठीक है? तो क्लास ना लेने से अच्छा मैं लूं और आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए महाराज, प्लीज, ठीक है? समझे कि नहीं? तो आज मैं विदा ले रहा हूं, अभी कल मिलेंगे आपसे, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, थैंक यू।